हेलो स्टूडेंट्स, एक अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहा था और हम लोग का डिस्कशन जो था वो अल्टरनेटिंग करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हो चुका था। ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट में वह है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है, क्यों फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या है रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक, मतलब पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में रिलेशन क्या होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग जो सबसे पहला हमारा काम होगा वो क्या होगा, आरएमएस वैल्यू। ठीक, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। ठीक, तो डायरेक्ट करंट की वह वैल्यू जो कि किसी भी रजिस्टर में, किसी एक फिक्स रजिस्टर में सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अगर दोनों को सेम टाइम इंटरवल के लिए फ्लो कराई जाए। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस का रजिस्टर है और उसमें टी टाइम के लिए, कैपिटल टी टाइम ले लिया मैंने, टी टाइम में क्यों ले रहा हूँ कि 0 to टी टाइम इंटरवल लेते हैं हम लोग। तो टी टाइम के लिए अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई जाए और टी टाइम के लिए ही डायरेक्ट करंट फ्लो कराई जाए और दोनों में सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तब उस केस में डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट के किस वैल्यू के बराबर होगी, वही वैल्यू क्या कही जाएगी, आरएमएस वैल्यू। ठीक, जिसको डिफाइन करना होगा अगर आप लोगों को इंग्लिश में, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट या सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रजिस्टर एज अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास्ड फॉर अ सेम टाइम। ठीक, मतलब दोनों करंट्स को सेम टाइम के लिए किसी रजिस्टर से पास कराया जा रहा है और दोनों सेम हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट करंट को। ठीक, अब इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अगर बहुत सिंपल निकालना चाहते हैं आप लोग, जिसे इंटरमीडिएट में बताया गया होगा, तो बहुत सिंपल तरीका है इसके लिए। जैसे कि आरएमएस लिखा हुआ है, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, अगर भी बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता चलेगा, वर्ग माध्य मूल मान बोलाता है। अब जैसे जैसे इसको बोल रहे हैं, पहले वर्ग निकाल लें, फिर उसका माध्य निकाल लें, फिर उसका मूल निकाल लें। ठीक, मूल का मतलब स्क्वायर रूट। देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका इक्वेशन कैसे दिया जाता है, I = I0 sin ओमेगा टी, ये होता है। अब sin ओमेगा टी मैंने लिख लिया है, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लें। ठीक, तो अगर आप लोग आरएमएस में देखें तो इसका उल्टा चलता है, स्क्वायर मीन एंड रूट। ठीक, पहले स्क्वायर, उसके बाद मीन, उसके बाद रूट। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, I² = I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, अब इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालाता है, तो मैंने बताया था कि जो I² का मीन होगा उसको ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स में ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिखा होगा। ठीक, ये भी एक प्रेजेंटेशन है मीन निकालने का, एवरेज या मीन के लिए भी प्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। = मैंने कहा था कि ये 0 to t I² dt अपान 0 to t dt के बराबर आता है। कल बताया था मैंने एवरेज निकालने का तरीका, मतलब जो पिछला लेक्चर था मेरा, फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखेंगे अगर, तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया कि कैसे निकाला जाता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/T 0 to t I² dt, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो हमको मिल जाएगा क्या, IRMS। तो IRMS की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, IRMS की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट I² के मीन का स्क्वायर रूट ले लिया। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट I², ये लिख लें। या इसी को लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट में, इक्वल टू में स्क्वायर रूट 1/T 0 to t I² dt, ये फाइंड आउट कर लें। ये IRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इफेक्टिव भी लिखते हैं। ठीक, I इफेक्टिव ये भी लिखा जाता है, कहीं यहाँ पर IV से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कुल मिला के हम लोग को निकालना क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको। ठीक, ये क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, यही क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट क्यों करेंगे, सबसे खास बात, यही क्वांटिटी हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने अभी जो डिफिनीशन बताई उसमें मैंने क्या बताया, जो डिफिनेशन बताया मैंने उसमें कहा कि डायरेक्ट करंट की वह वैल्यू जो कि सेम हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करें।
ठीक। और कब, जब सेम टाइम इंटरवल के लिए फ्लो कराया जाए दोनों को, ठीक। तो अब दोनों को फ्लो कराने का मतलब क्या है, तो पहले मैं ऐसी को लेकर चल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि जो अल्टरनेटिंग करंट है ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू लिखी हुई है। अब इस इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग अगर स्मॉल टाइम डी टी या इस टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी के लिए हम लोग फ्लो कराएं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो प्रोड्यूस्ड हीट का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे H = VIT, ये फार्मूला पीछे कहीं पढ़ा होगा, ठीक। नहीं पढ़ा है तो आप लोग ऐसे जान लीजिए कि जो पावर होता है P = VI होता है, और हीट प्रोड्यूस क्या होगा, पावर इंटू टाइम पीरियड, PT के बराबर। और P की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, VI, ये भी आ जाएगा VIT। और फिर से V = में पुट कर रहा हूँ IR, तो IR इंटू IT, यानी कि यह क्या आ जाएगा, I² RT, ठीक। ये हीट प्रोड्यूस्ड है अगर R रेजिस्टेंस में T टाइम के लिए करंट को फ्लो कराया जाए, ठीक। R रेजिस्टेंस में I करंट T टाइम के लिए फ्लो कराया जाए तो हमको क्या मिलेगा, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक। कितना हीट प्रोड्यूस होगा। अब देखिए अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट I को DT टाइम के लिए फ्लो कराएं तो हमारे पास कितना आएगा, DH, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ DH, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, कितना क्या होगा, DH की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, I² RDT के बराबर, ठीक। ये कब है, जब हम लोगों ने DT टाइम इंटरवल के लिए I करंट को फ्लो कराया है, AC करंट है, DH प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो कराएं, मतलब 0 से T टाइम इंटरवल के लिए हम फ्लो कराएं, तो हमारे पास क्या आएगा, जो टोटल हीट प्रोड्यूस आएगा वो क्या आएगा, 0 से T I² RDT, ठीक। यह आ जाएगा हमारे पास 0 to T I² RDT। ये इतना हीट प्रोड्यूस होगा एक कंप्लीट साइकिल में। ध्यान दीजिएगा, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब टाइम इंटरवल T रखा है हमने, उतने में इतने हीट प्रोड्यूस होगी जब हम AC फ्लो करा रहे हैं। तो अब DC की फ्लो कराएंगे, DC को हम लोग लिखते हैं I इफेक्टिव। मैंने क्या कहा कि IRMS या I इफेक्टिव वैल्यू ही है, तो मैं IRMS लिख लूँ या I इफेक्ट लिख दूँ। तो I इफेक्टिव अगर T टाइम के लिए हम प्रोड्यूस कराएं, सॉरी फ्लो कराएं, ठीक। तो इसी फार्मूले के हिसाब से जो H आएगा, अब चूंकि DC है तो DC है तो उसमें इंस्टेंटेनियस की तो बात है नहीं, तो DC में क्या आ जाएगा, सीधे सीधा I इफेक्टिव का स्क्वायर, या इसी को I² IRMS का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, I इफेक्टिव स्क्वायर इंटू R इंटू T, ये आ जाएगा। अब देखिए एक इक्वेशन ये है हमारे पास, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हम लोग कह रहे हैं कि I इफेक्टिव और ये I दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, और I इफेक्टिव के लिए हमको निकालना है। कह रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट सेम प्रोड्यूस होनी चाहिए, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, I इफेक्टिव का स्क्वायर RT = यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 to T I² RDT, ठीक। अब यहाँ देखिए R से R दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये T इधर मैं कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास I इफेक्टिव के स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/T 0 to T I² DT, ठीक। अब अगर इसका आप लोग स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। यहाँ देखिए मैंने वही वैल्यू लिख रखा है, I इफेक्टिव की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, स्क्वायर रूट 1/T 0 to T I² DT, 1/T 0 to T I² DT लिखा हुआ है। तो हम लोग इसी वैल्यू को इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि सेम हीटिंग इफेक्ट के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो यही वैल्यू आती है, इसलिए इसको हम लोग IRMS का नाम देते हैं, ठीक। आप लोग देखेंगे तो I इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब I के स्क्वायर का मीन लिया और मीन लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, उसी के बराबर वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नाम देते हैं, ठीक। या हिंदी में वर्गमाध्य मूलमान बोला जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। हमारे पास आया क्या क्या है, I इफेक्टिव = था स्क्वायर रूट 1/T 0 to T I² DT, ठीक। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो I इफेक्टिव स्क्वायर = कितना आ जाएगा, 1/T 0 to T I² DT। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ पे I² की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। मैं पहले स्क्वायर रूट हटाया इसलिए हूँ कि पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से रूट ले लूँगा बाद में। I² की वैल्यू कितनी थी, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 1/T 0 to T
आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक, ये किसकी वैल्यू है? आई नॉट, सॉरी आई की। ठीक, अब ये वैल्यू जब हमको पता चल गई तो अब इस पर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? सबसे खास बात तो ये आती है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए एक फार्मूला होता है कास 2 थीटा का। ठीक, ये क्या आता है? कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आते हैं। ठीक, कहाँ से लिख रहा हूँ तो उसमें आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कास स्क्वायर टर्म में रखिए तो ये आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर टर्म में रख दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। हमको चाहिए क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा हमारे पास? इस क्वांटिटी को इधर भेज दो, इसको इधर कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा, या यहीं से क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम लोग ओमेगा टी पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये वैल्यू मैं कहाँ पुट करने जा रहा हूँ? यहाँ पे। ठीक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ? 1 माइनस कास 2 ओमेगा 2 अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ से आती है, ये ध्यान दीजिएगा। एक एक स्टेप में बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करना। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फंसते हैं वहीं पे फंसते हैं कि कैलकुलेट कैसे करें हम। ठीक, तो स्टेप्स को रटने की कोशिश करते हैं, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, भूल जाएंगे एक भी स्टेप तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ है, इसको कंप्लीट करिए। इसके बाद ये वैल्यू मैं जब यहाँ पुट करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर रहा हूँ और साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जब क्या पुट करूँगा मैं? 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 भी मैं बाहर कर सकता हूँ, नीचे है दोनों में, तो इसको मैं बाहर कर दूंगा। अब इसका कहानी खत्म। मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पे पुट कर दिया तो मैं इसको हटा रहा हूँ। यहाँ से मैं 2 भी बाहर कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t 0 टू टी 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक, अब ये 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा, 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक करके इसको सॉल्व कर दीजिए। मैं इसी को आगे करने जा रहा हूँ। सॉरी, ये आई नॉट स्क्वायर था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 0 टू टी डी टी, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कास 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसको फिर से मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t एज इट इज आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी, और उसके ऊपर लिमिट क्या लग जाएगा? 0 से टी तक, यानी कि हमारे पास आ जाएगा टी और इस पर लिमिट लगा दिया मैंने 0 से कैपिटल टी तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अब? कास 2 ओमेगा टी का, तो साइन थीटा का माइनस कास थीटा होता है, कास थीटा का साइन थीटा। ठीक, तो कास 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा ये आएगा। ठीक, ये अपान में 2 ओमेगा क्यों आता है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो 2 ओमेगा टी क्वांटिटी है इसको कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू, लेट कर लेता हूँ मैं यू, तो यहाँ से क्या आता है 2 ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी यू। एक बार मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंस कर दिया इसको। यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी यू अपान 2 ओमेगा। अब 2 ओमेगा टी के जहाँ पे अगर आप लोग यू पुट कर दें तो काश यू हो जाएगा, और डी टी के जहाँ पे क्या पुट करेंगे? डी यू बाई 2 ओमेगा, तो यही 2 ओमेगा नीचे आ जाता है। ठीक, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया फार्मूला भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो ऐसे आता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी लिमिट क्या लग जाएगा? 0 से टी। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर अपान 2t t माइनस 0 ये आ जाएगा। यहाँ 1/2 ओमेगा मैं कॉमन कर रहा हूँ, -1/2 ओमेगा कॉमन कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, sin 2 ओमेगा t है तो एक बार कैपिटल T रखेंगे, sin 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन स्मॉल t की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू फिर से पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हम अगली लाइन में लिख रहा हूँ मैं, आई नॉट स्क्वायर अपान 2t, ये क्या बचा, t माइनस 1/2 ओमेगा अंडर ब्रैकेट, यहाँ क्या आ रहा है, sin 2 ओमेगा t है, sin 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी माइनस साइन 0, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन 4 पाई, ठीक। अब यहीं पे मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, यहीं पे साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए साइन 0 है, साइन 0 तो कितना हो जाएगा 0, और साइन 4 पाई कितना होगा, तो मैंने बताया था सर्कल बनाइए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, ये π/2 है, यहाँ पाई है, ठीक, तो 0 से पाई, यहाँ आएगा 2 पाई, फिर से पाई, फिर यहाँ आएंगे तो मतलब 3 पाई, और इसके बाद यहाँ आएगा 4 पाई। 4 पाई कहाँ आएगा, 0 पर ही, तो जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही साइन 4 पाई की वैल्यू होगी, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपान 2t अंडर ब्रैकेट t माइनस, इसको मैं हटा रहा हूँ बीच में से, t माइनस 1/2 ओमेगा अंडर ब्रैकेट 0, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 का मतलब 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी इधर से 0 हो जाएगी, ठीक। इसी को मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखिए, ये पूरी क्वांटिटी 0 होगा, यहाँ t आ गया सिर्फ और सिर्फ, तो ये क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपान 2t इंटू टी, ठीक, ये हमारे पास आ गया, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये किसकी वैल्यू आई हुई है, आई इफेक्टिव स्क्वायर की, ठीक। यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा इसको कंप्रेस करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आई इफेक्टिव स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है यहाँ पे, ठीक, आई नॉट स्क्वायर अपान 2, तो मैं इसी को फिर से लिख सकता हूँ, आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट अपान 2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2, या इसी को मैं लिख सकता हूँ आई नॉट बाई रूट 2, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया क्या, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, स्क्वायर रूट 2 की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा 0.707 I नॉट, ठीक। स्क्वायर रूट 2 के जहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1.414, ठीक, तो ये इतना आ जाएगा, तो ये IRMS की वैल्यू हो गई हमारी। इसी तरह से सिमिलरली आप लोग फाइंड आउट करते हैं VRMS, ठीक, VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, इसी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ I लिखा था वहाँ V लिखेंगे, तो V का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू भी आता है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो जहाँ भी I लिखा था वहाँ आ जाएगा V, और जब पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ आ जाएगा V नॉट स्क्वायर। इस कैलकुलेशन में पूरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाला टर्म, जहाँ जहाँ I नॉट स्क्वायर लिखा हुआ वहाँ V नॉट स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। और जैसे आप लोग V नॉट स्क्वायर करेंगे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, VRMS की वैल्यू, ठीक। IRMS के बजाय VRMS, तो VRMS की वैल्यू एज इट इज कितना आ जाएगी, V नॉट अपान स्क्वायर रूट 2। अब देखिए IRMS और VRMS तो हम लोगों ने निकाल लिया,
हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था, रिलेशन बिटवीन IRMS एंड पीक वैल्यू। तो यहाँ पे जो आई नॉट है हमारा, ये पीक वैल्यू ही होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या आ गया रिलेशन, हमको जो आई नॉट आएगा पीक वैल्यू वो कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ IRMS, ठीक, ये पीक वैल्यू होती है। अब यहीं से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट। ये क्या होता है, 220 वोल्ट जो हम लोग मेजर करते हैं कौन सी वैल्यू होती है, तो एक्चुअल में ये RMS वैल्यू होती है। तो ये क्या है, VRMS है, ठीक। मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को शिफ्ट कर लेता हूँ। एक्चुअल में क्या निकालते हैं हम लोग, VRMS। VRMS की वैल्यू कितनी आती है, 220 वोल्ट, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग डायरेक्टली अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, वो क्या बताता है, RMS वैल्यू, ठीक। आप लोग चाहें तो उसको DC से भी मेजर कर सकते हैं, बट उसके लिए उसका आगे फुल वेव रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। फुल वेव रेक्टिफायर लगा करके उसको मेजर किया जा सकता है, बट हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं उससे RMS वैल्यू सीधे मिल जाती है, उसके फॉर्म में कैलिब्रेट किया जाता है। तो RMS वैल्यू मिल गई। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 220 वोल्ट AC है, 220 वोल्ट AC, ये 220 वोल्ट DC से ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक। तो क्यों ज़्यादा खतरनाक होती है, तो ध्यान दीजिएगा, 220 वोल्ट AC जो आप लोग लिख रहे हैं वो एक्चुअल में RMS वैल्यू है, ठीक। तो RMS वैल्यू है तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, तो जब से मैंने आई नॉट लिखा हुआ है वैसे मैं V0 भी लिख सकता हूँ। तो V0 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, VRMS इंटू √2, ठीक, √2 टाइम्स ऑफ VRMS। अब इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 220 इंटू √2, तो ये आता है 311 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 311 वोल्ट। मतलब एक्चुअल में हमको मेजर कर रहे हैं 220 वोल्ट, बट वो है एक्चुअल में कितना, 311 वोल्ट, उसका पीक वैल्यू 311 वोल्ट है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ हो रही है यहीं पे, जैसे मैंने निकाला अभी क्या, आई नॉट √2 टाइम्स ऑफ IRMS, या मैं कह सकता हूँ कि IRMS की वैल्यू जो आई हुई है ये कितनी आई हुई है, I0/√2, ठीक। इसी तरह से जब आप लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक, तो कल मैंने निकाला था आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज ओवर हाफ साइकिल, ठीक। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप लोग AC को किसी फुल वेव रेक्टिफायर को अप्लाई कर दें और फुल वेव रेक्टिफायर को अप्लाई करने के बाद उसकी एवरेज वैल्यू निकालें, ठीक, तो वो कितनी आती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल के बराबर ही आती है। जी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आई एवरेज की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2I0/π के बराबर। ध्यान दिए होंगे अगर आप लोग, तो जो आई एवरेज की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2I0/π के बराबर। अब यहाँ पे एक फैक्टर निकाला जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर, ठीक। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ये आता है आपका IRMS/I एवरेज के बराबर, ठीक। और IRMS/I एवरेज जब आप लोग करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको जब आप अपान करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I0 से I0 कैंसिल आउट होगा, ठीक। और ये पाई चला जाएगा ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई होना था, यहाँ मल्टीप्लाई होना था, पाई चला जाएगा ऊपर, यानी कि π/2√2, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अब π/2√2 को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का 1.11 के बराबर, ठीक। यानी कि जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 1.11, ठीक। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा वोल्टेज आता है, ठीक, तो घरों में जो वोल्टेज आता है वो हमेशा 11 के मल्टीपल में ही क्यों आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 110 वोल्ट, खैर 110 वोल्ट तो नहीं दिया जाता, जनरली कितना आता है, 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, ठीक, या 11,000 वोल्ट करके आता है मेन सप्लाई से, ठीक। तो ये पूछा था कि हमेशा 11 के मल्टीपल में क्यों होता है, ठीक। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो उसका फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1.11 के बराबर आता है, ठीक।
इसका एक दूसरा रीज़न भी होता है। दूसरा रीज़न बताया जाता है कि जब हम लोग किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को कहीं भी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, मतलब जिस लाइन के थ्रू हम वोल्टेज को भेज रहे हैं कहीं भी, तो जब वोल्टेज ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें कुछ पावर लॉस होता है, तो एक्चुअल में उसमें 10% पावर इंक्रीज करके भेजी जाती है। ठीक, तो जैसे कि अगर हमको 100 वोल्ट कहीं देना था, 100 वोल्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 10%। ठीक, अब 10% प्लस करने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 10% 10 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 110 वोल्ट। ठीक, इसी तरह से अगर कहीं हमको 200 वोल्ट भेजना हो तो उसको कितना हम भेजेंगे, प्लस 10% करके। अब प्लस 10% करके जब भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 का 10% 20 आ जाएगा, यानी कि लगभग 220 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो एक रीज़न ये भी होता है कि हमको जब लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कहीं भी पावर ट्रांसफ़र करना होता है तो वहाँ पे वोल्टेज करंट जब भेजी जाती है तो उसको 10% इंक्रीज करके भेजा जाता है। ठीक, इसलिए भी क्या होता है, यह हमेशा 11 के मल्टीपल में आ जाता है। ठीक, तो एक रीज़न ये है, दूसरा उसको फायर फैक्टर का बता सकते हैं, ये दोनों रीजन हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, IRMS और VRMS। मैंने IRMS कैलकुलेट किया हुआ है, VRMS कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, और थोड़ा मैं रैंडम लिखा हूँ, मैं एक्चुअल में थोड़ा रैंडम लिखता भी हूँ। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मैं स्टेप वाइज जब बताते चला जा रहा हूँ तो उसी में आप लोग उस चीज़ को लिखते चले जाइए। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है स्टेप वाइज किया गया है, स्टेप वाइज कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में ही फेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और फेजर्स इंटरमीडिएट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ BC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चूँकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये BC के लेवल से बना रहा हूँ, बट इसको स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट के हैं वो भी अच्छे से देख सकते हैं, उनको समझ में आएंगी चीज़ें। मैं एक एक चीज़ों को क्लियर करके बताऊँगा, चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक, या कोशिश करूँगा कि मैं दोनों ही चीज़ें बता दूँ कि BSc लेवल पे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और इस पर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पहले फेजर डायग्राम समझें, फेजर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानें, और फेजर्स के थ्रू कैलकुलेशन कैसे होता है ये जानें। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो लेंगे फेजर्स के ऊपर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, अल्टरनेटिंग करंट को डिफरेंट सर्किट्स पे अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।